अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला, क्या खुशी थी आपको? खुशी नहीं थी, कुछ तजब्जुब का मैं शिकार था। और कुछ एक सेकंड, सुबह सुबह इतना भारी लफ्ज, इतनी सुबह सुबह, क्या था? तजब्जुब का शिकार था। आई वाज जस्ट डबल माइंडेड। हाँ, आई वाज जस्ट डबल माइंडेड, यू नो, कि फाइनली आवर डोमेस्टिक हेल्प हैज अराइव्ड, हैज कम बैक टू आवर हाउस। और हमने उसका ये डिसाइड किया कि कुछ SOPs के तहत ही शी बी वर्किंग इन द होम एंड एवरी अल्टरनेटिव डे। तो बहुत से लोगों से इससे पहले मुशावरत की गई, बाकायदा इजलास बैठा कल रात को। एक्चुअली ये कंसल्ट करना पड़ता है आपको। लेकिन सबसे पहले तो मुझे बताएं, जब आपकी डोमेस्टिक हेल्प जो है मेड आपकी वापस आई, तो कोई आपने कोई आरती उतारी? नहीं, कोई फूल फेंके? नहीं, हमने जो आजकल मीम्स उसे एक एंटीबैक्टीरियल सोप दिया सबसे पहले, और उसके बाद जो है सारे प्रोटोकॉल्स पूरे किए गए। तो आपके घरों में क्या चल रहा है ये आप हमें बता सकते हैं। एट द सेम टाइम हुमा वाज सेइंग कि अब खवातीन के साथ भी डबल सवारी पे जरा पाबंदी है। दाव लग जाए तो लग जाए, लेकिन वैसे पाबंदी है तो उसकी भी पासदारी करनी चाहिए। पीपल वर टेलिंग मी, यू नो, जब स्टाफ आपका, क्योंकि अब तो थोड़ी बहुत इजाजत भी हो गई है, तो व्हेन दे आर ट्राइंग टू कम टू यू, खवातीन को उतार दिया जाता है कि पता है कि आप किधर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, एवरीथिंग। सो मुझे ये अजीब लग रहा था कि इफ द मैन इज ऑन अ मोटर बाइक और खुद ड्राइव कर रहा है तो वो क्या अकेले ड्राइव करके जा सकता है, लेकिन अगर खातून बैठी हो उसी काम के लिए जा रही है, बट शी इज नॉट अलाउड। या फिर मे बी इट्स द प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि बहुत क्लोज बैठे होते हैं। इट इज द प्रॉक्सिमिटी परहैप्स। बस वो होता है ना। हालांकि मैंने कल ही एक मोटरसाइकिल पे 5 लोग भी बैठे हुए देखे, 3 बच्चे, 2 मियां बीवी। ये एग्जैक्टली। हमारे पास बहुत कुछ है आज बातें करने के लिए। लॉकडाउन खासा नरम हो गया है, लेकिन साथ ही गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा अमवात भी पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई हैं। सो दैट इज अलार्मिंग। एवरीबडी हैज टू बी मोर कॉशियस, टेक मोर प्रिकॉशंस। लेट्स बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। 70 सनतें पहले खुली, मजीद 82 को इजाज़त मिल गई। सिंध में लॉकडाउन नरम तरीन। कोरोना के खिलाफ सूबाई हुकूमत की मेहनत पर पानी ना फिर जाए, चेक रखना जरूरी है। लॉकडाउन ने अमरीकी खाम तेल को बेवकूफ़ कर दिया। सोने के भाव बिकने वाला तेल कोई मुफ्त लेने को भी तैयार नहीं, कुएं बंद करना पड़ गए। और बरे सगीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाने वाले शायर मशरिक, मुसव्वर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल को याद करेंगे। ये वो कलाम है और इसके जो अल्फाज हैं और इसकी जो तर्ज है और इस पे जो मैडम नूरजहां की आवाज़ है, आप जब भी सुने it has an impact on you. As much as everybody उस ज़माने में would have liked कि मैडम उनके you know गाने गाएं और उनका कलाम पढ़ें and all, लेकिन मैडम जब खुद कुछ कर रही होती थी तो बड़ी डिस्ट्रैक्शन भी तो थी। अभी हम मतलब अल्लामा इकबाल को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लेकिन मैडम को देखते ही हमने उनकी साड़ी देखना शुरू कर दी, उनका मेकअप, उनका स्टाइल, मतलब देयर वाज सो मच टू सी इन हर। एंड ऑफ कोर्स आवाज़ के तो खैर जादू उनका था ही। एनीवे, मच मोर ऑन दैट लेटर। सबसे पहले टॉप स्टोरी, और आपको बताएं कि हुकूमत सिंध के साथ तय पाने वाले तरीक़ेकार के तहत कारोबार खुलना शुरू हो गए हैं और सिंध में मजीद 82 सनतों को काम करने की इजाज़त दे दी गई है। सिंध हुकूमत का कहना है कि इन सनतों ने SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है और इससे पहले सिंध में 69 सनतों को पहले ही काम की इजाज़त दे दी गई है। और अफसोस की बात यह है कि बाज़ कंपनियां तो इस पर अमल कर रही हैं, लेकिन बाज़ खुले आम खिलाफ वर्जी पर तुली हैं। इंतज़ामिया को चेक रखना पड़ेगा, वरना कोरोना तेजी से फैलने के खतरात बढ़ते जाएंगे। और सिंध हुकूमत ने और भी कुछ हुकूमत ने सनतों, कारोबार और रेस्टोरेंट से NOC लेने की शर्त भी खत्म कर दी है, लेकिन कारोबार करने वाली तमाम शख्सियात को महकमा दाखिला की हिदायत पर अमल करना पड़ेगा। कुछ इदारे, कुछ इंडस्ट्रीज आपको पता है कि खुल गई हैं, लेकिन इन सब जगहों पे वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर एहतियात ये करना बहुत ज़रूरी है। और मसाजिद में भी जैसे जमात नमाज होगी, उसमें भी जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उन पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान शरीफ में आया है कि अगर एक शख्स की ज़िंदगी आप बचाएं तो इसका मतलब है आपने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई है। सो ये सारी सूरत हाल है। कराची में हुकूमती हिदायत पर अमल ना करने वाली 3 कंपनियों को कल सील भी किया गया और इन कंपनियों ने मुलाजिमीन की बड़ी तादाद को बस में सवार किया था। सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल खातिर में नहीं लाए थे। हालांकि सनती वर्कर्स की गाड़ियों में समाजी फासला लाजमी करार दिया गया है। इसी पे जरा बात करते हैं, मजीद सूरत हाल मालूम करेंगे। बताना भी है कि कराची में बाजार पूरी तरह खुल गए हैं या नहीं, और कराची में मार्केट्स के क्या हालात हैं, यह हमें बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान। ओवर टू यू अली।
जी, कराची में SOPs के तहत मज़ीद कारोबार खुले हैं, जिनमें हार्डवेयर शॉप शामिल हैं, इलेक्ट्रिक की शॉप शामिल हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड शॉप्स शामिल हैं। लेकिन जो कारोबारी अफराद हैं वो लो सेल की खबर दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जिनके काम रुके हुए थे वो तो बहरहाल सेल उनकी हो रही है, लेकिन नए काम शुरू नहीं हो रहे क्योंकि मज़दूरों की भी कराची में किल्लत है। जो मज़दूर हैं वो आबाई इलाकों में उनकी बड़ी तादाद चली गई थी, और दीगर ये भी कि लोग रमज़ान के सबब नया काम शुरू नहीं करवा रहे। यहाँ पे सूरत हाल ये है, मैं यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद हूँ, ये ठीक ठाक तादाद में दुकानें खुली हैं। अगर आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसा महसूस होगा कि 50% दुकानें और उनके शटर खुल गए हैं, कारोबार ज़्यादा खुला है, तो उस तक पहुँचने वालों की तादाद भी बड़ी है, लिहाजा रोड पे ट्रैफिक बढ़ा है। और ये कि जो SOPs फॉलो किए जा रहे हैं वो फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, कारोबार भी बढ़ रहा है। जी, वैसे अली इमरान, ये भी बड़ा ही खौफ आ जाता है इससे कि एक तरफ कोरोना भी बढ़ रहा है, एक तरफ ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, चांसेस भी बढ़ जाते हैं ना, फिर चांसेस भी बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में जिम्मेदारी सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ इनफरादी तौर पर हम सब पे आयद होती है कि हम खुद अपनी कितनी एहतियात करते हैं और दूसरों को कितना बचाते हैं। हैदराबाद शहर की क्या सूरत हाल है ये जानेंगे, और इसके लिए हमें अपडेट करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में लॉकडाउन की सूरत हाल ये है कि इस वक्त हैदराबाद के अंदर मामूल से ज़्यादा सड़कों के ऊपर ट्रैफिक देखने में आ रहा है। परचून की दुकानें हो, डेयरी हो, दूध की दुकानें हो, सब्जी की दुकानें हो, फलों की दुकानें हो, ये भी खुली हुई हैं। लेकिन अगर हम बात करें अगर लॉकडाउन में नरमी के हवाले से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, तो हैदराबाद की जितनी भी बड़ी मार्केटें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस वक्त मैं हैदराबाद के बोरी बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर टाइल्स की दुकानें, मार्बल की दुकान, इसके साथ ही साथ हार्डवेयर शॉप्स का एक बहुत बड़ा मरकज़ है जो कि मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके साथ ही साथ हैदराबाद के अंदर मक्की चार रोड की अगर बात करें तो मार्बल की एक सबसे बड़ी मार्केट है, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। हैदराबाद के अंदर सरिया मार्केट है, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। चंद एक मकामात पर कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल जारी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन से ही वाबस्ता जो कारोबार हैं और उन कारोबार के जो से वाबस्ता जो ताजिर हैं, उनका ये कहना है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को काम करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली अशिया का कारोबार करने वाले ताजिरों को काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ताजिरों का कहना है कि एक जानिब वफाक जो है उसका मौक़िफ़ कुछ और होता है और हुकूमत सिंध की जानिब से जो मौक़िफ़ होता है वो कुछ और होता है। बहुत शुक्रिया अली नईम, हमें बता रहे थे। और अब्दुल्ला, मैं जब इस तरह आजकल की दुनिया में, क्योंकि हम बाकी भी दुनिया के सारी विजुअल्स देख रहे होते हैं, तो इतनी ट्रैफिक से मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा कि क्या है। यू आर वेरी राइट कि यस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नाउ टोटली ऑन द इंडिविजुअल। लिहाजा आप किसी को अब ब्लेम भी नहीं कर सकते कि जी आप अपने आप को बचा के रखें, जिन्होंने जाना है और अपनी एहतियाती तदाबीर आप करें, अपने मास्क वगैरह पहने, और जिन्होंने कोई शॉपिंग कुछ लेना है एनीथिंग। और जाहिर है जगह जगह नाके लगे हुए हैं ट्रैफिक की, अगर 4 लेन्स हैं तो उन्हें बंद करके 1 लेन कर दी जाती है, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा रश उस 1 लेन पे हो जाता है, तो काफ़ी टाइम वहाँ पे लग जाता है। अब ये समझ नहीं आ रहा है, एवरीबॉडी इज जस्ट ट्राइंग टू एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है ना, तो हर कोई गेस करने की कोशिश कर रहा है, जज कर रहा है, ट्रायल एंड एरर के साथ कि क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ये याद रखें कि अपना आपने डिस्टेंस रखना है किसी भी दूसरे बंदे के साथ, और अपना आपने सैनिटाइजर हाथ में रखना है, जेब में रखना है, अपने साथ रखना है, बिकॉज यू नीड टू कीप सैनिटाइजिंग योरसेल्फ। और मास्क पहने रखना है। लेकिन अगर आप कराची के नवाही इलाकों, कच्ची आबादियों में, स्लम्स में चले जाएं तो आपको सारी सोशल डिस्टेंसिंग वहीं धरी की धरी वो तो नजर आई, काम खत्म ही हो जाता है। कमिश्नर कराची साहब से बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इफ्तिखार शलवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब, हुकूमत की जानिब से बाकायदा बहुत सी चीज़ें तय करके कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई थी, और हमने देखा कि कुछ लोगों ने उस पर अमल किया, कुछ ने नहीं किया। अमल ना करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें जी, जब से ये लॉकडाउन हुआ है कराची में बेसिकली 2 मेन जो चीज़ें हैं जिसकी इजाज़त दी गई, इसमें सबसे पहले तो खाने पीने की जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, और दूसरा फार्मेसी और मेडिकल। तो इसमें मेरे ख्याल में ये इजाज़त ज़ाहिर लाजमी, और पूरी दुनिया में जहाँ भी लॉकडाउन हुआ है इन 2 चीज़ों की इजाज़त हमेशा दी गई है, इसी तरह यहाँ दी गई है, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा जहाँ भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई या किसी ने की है, उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया है और इंशाल्लाह हम एक्शन लेंगे। इसमें अब हमने थोड़ा होम डिलीवरी वगैरह भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी लोग मतलब ऑर्डर कर सकते हैं। तो आई थिंक, लेकिन अब तक लॉकडाउन के जो टाइमिंग्स हैं उस पर
जो लोग अमल दरामद कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन मेरी तमाम कराची के लोगों से ये एक अपील है कि प्लीज़ गैर ज़रूरी तौर पे घर से नहीं निकलें। सिर्फ़ अगर आपको बहुत कोई चीज़ ख़रीदनी है, और ज़रूर घर से निकलने से पहले अब हमने मास्क बिल्कुल लाजमी कर दिया है, तो मास्क पहन के घर से निकलना एक अपनी आदत बना लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शलमानी साहब कि ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है कि जस्ट बिकॉज लॉकडाउन में थोड़ी सी ईज़ आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इजाज़त हो गई है कि आप बाहर जाएं। प्लीज़ बाहर ना जाएं। शलमानी साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि दुकानों, बाज़ारों और बल्कि मसाजिद में भी हुकूमत के ज़ाब्ता-कार पर अमल कराना कोई आसान काम ऑब्वियस ही नहीं होगा, तो इसके लिए क्या आपने नई टीमें बनाई हैं या पुलिस से इजाफी नफरी ली है? तैयारियाँ क्या की हैं इस हवाले से? देखें जी, इसमें एक हमने एक SOP बनाई हुई है, जहाँ भी इजाज़त दी है हुकूमत की तरफ से, चाहे वो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ हों और फार्मेसी हो, या अब कुछ हमारी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है उनको इजाज़त जो दी गई है उसकी एक SOP है, और SOP पे तमाम इंडस्ट्रीज़ ने अमल करना होगा। और उसके तहत अगर कोई इस पे अमल दरामद नहीं कर रही, आपने देखा है कि उनसे फैक्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया गया है, उनको सील भी किया गया है। तो इसमें यह है कि जो भी हुकूमत सिंध की पॉलिसी और SOPs हैं, तमाम लोग जो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनको उन पर लाजिम है कि उस पर अमल करें, और वो अमल नहीं करेंगे उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका कमिश्नर साहब। इफ्तिखार शलवानी हमारे साथ मौजूद है। लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद ये भी तजवीज़ है ना कि मार्केट्स को अल्टरनेटिव डेज पे खोला जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एक दिन खुलेगी और दीगर मार्केटें, हर मार्केट अपने एतबार से हिसाब से मुख्तलिफ। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शलवानी साहब। और यहाँ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, ख़ासतौर पर जो अम्मियाँ होती हैं ना और बच्चे जो होते हैं, वो जो टीनेज बच्चे होते हैं, बड़े आराम से आपको कोई भी बात बता के घर से बाहर निकल जाते हैं। अम्मियों आउट देयर, यू शुड नो कि जस्ट बिकॉज मार्केट्स खुल गई इसका मतलब आपका बच्चा आके कहे ना कि अम्मा अब सब ठीक हो गया, मैं बाहर जा सकता हूँ, ना मानना। आपको खुद अपनी हिफाजत करनी है, अपने बच्चों की हिफाजत, लिहाजा मास्क एंड सैनिटाइजर एंड अननेसेसरी बाहर तो जाना ही नहीं है बिल्कुल। तो ये अभी भी आपको पता है ना, एक्सपर्ट्स और खुद वज़ीर आज़म साहब भी और तमाम हुकूमती अहदेदार ये कह रहे हैं कि अभी 25 मई तक का जो टाइम है बहुत क्रूशल है। स्पाइक आ सकती है, तो हम एटलीस्ट 25 मई तक तो सब्र कर रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। 25 मई तक तो आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों और पार्कों में जाने से और एक साथ बारबेक्यू करने से ज़रा गुरेज कर ले, मेरा ख्याल है। बिल्कुल। अच्छा जी, अभी एक ट्रिब्यूट है और बहुत ही अहम ट्रिब्यूट है। आज हम याद कर रहे हैं एक फ़लसफ़ी, मुफक्किर, सियासतदान, मुबल्लिग, दरवेश और ऐसे बेमिसल शायर को जिनका कलाम आज भी पूरी कौम के लिए मशअल राह है, बस पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। मुल्क भर में आज शायर मशरिक़, मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर हमें याद रखना चाहिए कि अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा क्या था, वो मुस्लिम उम्मा को कैसा देखना चाहते थे, और आपकी शायरी में मुसलमान नौजवान, ख़ास तौर पर बरसग़ीर के मुस्लिम नौजवान पर खुदी को बुलंद रखने और नए जहां और नए इम्कानात पैदा करने पर बहुत जोर दिया गया था। अल्लामा इकबाल मुसलमानों की पस्ती और हालात ज़ार पर बहुत कुड़ते थे। वो दुनिया भर के मुसलमानों को मुत्तहिद और खुशहाल देखना चाहते थे। अल्लामा ने अपनी शायरी के ज़रिए कौम और मिल्लत के अमराज और कमज़ोरियों की ना सिर्फ निशानदेही की बल्कि इसका इलाज भी तजवीज़ किया। बिलाशुबा अल्लामा का कलाम वक्त की कैद से आज़ाद है। उनके पैगाम खुद ही आज भी इतना ही मौसर है जितना एक सदी पहले था। अल्लामा का कलाम बहुत से गुलकारों ने गाया, आपको कुछ सुनवाते हैं। दिल तो यही चाह रहा है कि पस मंज़र में बैकग्राउंड में यही चलता रहे और ट्रिब्यूट्स का सिलसिला जारी रहे। बिल्कुल। अल्लामा इकबाल के फर्जंद जावेद इकबाल मरहूम की अहलिया अल्लामा इकबाल की बहू नासिरा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नासिरा साहिबा, आपने वक्त दिया। नासिरा साहिबा, अल्लामा इकबाल बतौर मुसव्विर पाकिस्तान और बतौर शायर मशरिक़ तो हम इन्हें जानते ही हैं, लेकिन बतौर एक इंसान और फैमिली पर्सन वो कैसे थे, दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते थे, क्या मुख्तलिफ थे, क्या नॉर्मल हम जैसे लोग में से जैसे थे? कुछ आपके खाविन ने भी, आपकी फैमिली मेम्बर्स ने भी आपसे शेयर किया होगा गालिबन। किराए के घर में रहते थे, 500 रुपये महीना कमाते थे। जब वो वकालत करते थे, जब 500 रुपये पूरे हो जाते तो साहिल को कहते, मियाँ अब आप किसी और अच्छे से वकील को कर लीजिएगा, मेरे तो घर के अखराजात पूरे हो गए। और फिर उनकी वालदा जो थी बच्चों की, यानी कि अल्लामा इकबाल की जो अहलिया थी, उन्होंने कोई अपनी जमा पूंजी से कुछ पैसे दिए तो एक ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा उन्होंने ख़रीदा राजी का, जो अब अल्लामा इकबाल रोड है गड़ी शाहू में, और वहाँ एक सादा सा मकान बनाया। कुछ उनके पास जो अल्लामा से पैसे थे और वो जावेद के नाम घर बना। उस घर में किराएदार के तौर पे वो रहते थे। और 21 तारीख को जब उनका इंतकाल हुआ
तो उन्होंने पिछले महीने का किराया पेशगी जो दिया हुआ था वो उस वक्त तक मुकम्मल हुआ, तो वो मकरूज़ भी नहीं थे और उनको बस ये अब फ़िक्र लाहक थी कि बच्चे जब मैं गुज़र जाऊंगा तो इनकी कैसे गुज़र बसर होगी, क्योंकि कोई आमदन का ऐसे को खातर खा ज़रिया तो नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला जिसके सर पे होता है, जिसका कोई नहीं होता तो खुदा होता है। उनकी जो तसानीफ़ थी, 8 किताबें शायरी की उन्होंने लिखी, फिर 6 लेक्चर्स लिखे और दीगर कुतुब, उनकी जो रॉयल्टी थी तख्लीक के ऊपर जो आपको मिलता है जब इशाअत होती है, उन रकूम से बच्चों की तालीम भी पूरी हुई। 13 साल के जावेद थे और बानो जो थी वो 6 साल की थी जिस वक्त इनका विसाल हुआ। ये भी ज़बरदस्त बात है कि बड़ी अनऑर्थोडॉक्स वे कि आप किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ये भी बताइएगा कि ऑब्वियसली हम सब पाकिस्तानी अभी इसी कोशिश में है कि अल्लामा इकबाल ने जिस मुल्क का ख्वाब देखा था, तजवीज़ दी थी, वैसा ही पाकिस्तान बना पाएँ। तो क्या बतौर माशरा हम ठीक रास्ते पर हैं? आपको क्या लगता है? कौमों की ज़िंदगियों में 72 साल कोई बड़ा लंबा अरसा नहीं होते। अभी अल्लामा इकबाल के ख्वाब जिसकी ताबीर की कोशिश की थी कायद आज़म ने, उसको पूरा होने में वक़्त तो लगेगा। लेकिन इकबाल ने जैसे फरमाया, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और आज के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे इनके हवाले से वो फरमाते हैं, खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो तमाम नाजरीन से मेरी दरख्वास्त है, हमारे पे बड़ा कठिन वक्त गुज़र रहा है। ये कोरोना का जो एक जिन है, ये समझिए हमारे लिए, दुनिया के लिए एक मुकाबला है, तीसरी आलमी जंग है और इसमें तमाम अक़वाम आलम और जो है मुसलमान अक़वाम और पाकिस्तान के शहरी, हमने मिल के मुकाबला करना है। ये आपस में एक दूसरे का दस्तोगरीबा होने का मौका नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नासरा जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थी और जिस जज्बे की और पर्टिकुलरली नौजवानों को लेकर जिन जज्बात की अल्लामा ने बात की है अपने कलाम में, अपनी शायरी की। आजकल मैं एक सीरीज़ देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स, रेसरेक्शन एर्तुगरुल, जो अब कुछ ही दिन में नेशनल टेलीविजन पे भी वज़ीर आज़म ने भी तस्करा किया था। पहले रमज़ान से वो शुरू हो रही है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उर्दू में उसका वज़ीर आज़म ने भी बहुत पहले तस्करा कर दिया था, एवरीबॉडी इज वाचिंग इट। सो उसमें वो जज्बा जो है ना, बड़ा आपको क्लियर नजर आता है कि किस तरह मुसलमानों ने बंदे वर सप्रेस्ड फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, देन दे उन्होंने वो जज्बा किस तरह अपने अंदर जगाया और फिर पूरी दुनिया पे हुकूमत की। सो जबरदस्त जी, जबरदस्त। हमने वैसे ब्रेक लेनी। वेलकम बैक, वेलकम बैक। और वो भी दुनिया ने देख लिया जिसकी तवक्को ना थी और शायद दोबारा कभी भी लोग कह रहे हैं इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ये मंजर देखने को ना मिले। आपको समझा देते हैं कि क्या हो रहा है जी। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से दुनिया की मईशत को शदीद धचका लगा है और अमरीकी तेल मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई है। तारीख में पहली बार खाम तेल की कीमत मनफी सतह तक पहुंच चुकी है। तेल की ज़रूरत आधे से भी कम रह गई है और अब तो हाल ये है कि समुंदर में तेल से भरे जहाज घूम रहे हैं, लेकिन बंदरगाहों में तेल स्टोर करने की जगह नहीं बची। अमेरिका में खाम तेल के तमाम ज़ख़ीरे भर चुके हैं और अब तो कोई मुफ्त तेल खरीदने तक को भी तैयार नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट का फ़ायदा उठाकर स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर में 7.5 करोड़ बैरल्स का इजाफा करना चाहते हैं और तेल खरीदारी इसी सूरत होगी जब कांग्रेस फंडिंग की मंजूरी दे देगी। जब कीमतों में बेहतरी आएगी तो इजाफी तेल फरोख्त किया जाएगा, आज़न उससे बिजनेस किया जाएगा। इसी पे हम बात करते हैं, माशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आमिद करीम सुलेरी साहब और फरहान बुखारी साहब। सबसे पहले बुखारी साहब आपसे पूछेंगे हम कि अमरीकी खाम तेल मार्केट में क्रैश हो जाना बहुत ही गैर मामूली बात है, तो इसका फौरी तौर पर अमरीकी मईशत और फिर वर्ल्ड इकॉनमी पर क्या असर देखने को मिलेगा? जी शुक्रिया। ये गैर मामूली साल ही है और जैसा आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि ये सूरत हाल कोरोना वायरस के नतीजे में जो माशी बदहाली नतीजे में ये सामने आई है और अभी ये देखना है कि इसकी दुनिया में सामने आते हैं। अमेरिका की मईशत बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है
और अभी तो कई लोग ये कहते हैं कि शुरुआत है, अभी तो आइंदा महीनों में देखेंगे कि क्या होता है। आइंदा चंद महीने इसमें बहुत अहम हैं, क्योंकि ये भी नहीं मालूम कि कोरोना वायरस का खात्मा क्या होगा या नहीं होगा। अगर खात्मा होगा तो फिर वो कितने अरसे में होगा। अगर कोरोना वायरस के बहरान पे दुनिया काबू पाने में कामयाब हो जाती है, कम से कम उस तरफ एक कदम उठता है, तो फिर ये दूसरे जो मामला हैं ठीक होंगे। वरना जब तक कि कोरोना वायरस का मामला चल रहा है और इसी तेज़ी से चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जैसे मुल्क में अमन या सुकून आ सकेगा। वहाँ की मार्केटें भी मुतासिर होंगी। लोग तो ये कह रहे हैं कि डॉलर की कदर या कीमत भी मुतासिर होगी। इसलिए कल से ये भी एक मशवरा आ रहा है कि डॉलर्स ख़रीद कर ज़ख़ीरा ना करें, क्योंकि इतनी बेयकीनी है। अच्छा, बिल्कुल। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, सुलहरी साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान के लिए इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में ऑब्वियसली इस कदर कमी का फ़ायदा पाकिस्तान क्या उठा पाएगा? पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में कुछ कमी हो सकती है इस वजह से? देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इनडायरेक्ट जो नुकसान है वो ये होगा कि जो हमारे रेमिटेंस भेजने वाले गल्फ कंट्रीज में लोग हैं, यकीनी तौर पर जब अमेरिका में ये कसाद बाजारी का सिलसिला और इस पर वार्निंग सारे आलमी अदारों की तरफ से दी जा रही है, तो जब ये अमेरिका में शुरू हुआ तो ये यकीनी तौर पर जो हमारे गल्फ कंट्रीज है वहाँ तक आएगा। वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो बेरोजगार होना भी शुरू होंगे, बिजनेसेस भी वहाँ पे क्लैप्स करेंगे और पाकिस्तान की रेमिटेंसेस का सोर्स जो है वो खत्म होगा। लेकिन अगर हम तेल की कीमतों का कहें तो ये तेल की कीमतों में जो गिरावट देखने में आई है, मई तक के सौदों की जून की जो ट्रेडिंग अमेरिका में हुई है वो $21 पर बैरल पे हो रही है। इससे थोड़ी सी कमी तो आएगी। पाकिस्तान अमेरिका से तेल बरामद नहीं करता है। हम अरब लाइट जो है वो बरामद करते हैं गल्फ कंट्री से। दुनिया में 3 बेंचमार्क है अमेरिका के लिए, जो WTI है, बाकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ब्रेंट है, और पाकिस्तान जो है वो ज़्यादातर अपना तेल जो है वो अरब लाइट से मंगवाता है। थोड़ा सा हमें फर्क पड़ेगा कीमतों में, $15-16 पर बैरल और एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी जो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर भी इसको क्रूड ज़ख़ीरा करने की जगह नहीं है। यानी कि जिस तरह से लॉकडाउन पूरी दुनिया में चल रहा है वही हाल पाकिस्तान में भी है कि ना गाड़ियों में पेट्रोल भरा जा रहा है, ना जहाज चल रहे हैं, ना ट्रेन चल रही है। तो इस वक्त ये एक रिलीफ तो वक्ती तौर पर मिला दुनिया को, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मेरा नहीं ख्याल के हमारे जैसे जो इम्पोर्टिंग कंट्री है, चलें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन हम तो ये वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कुछ ऑयल प्राइसेस इतनी गिरें जिसकी वजह से हमारी कीमतों में भी, दीगर चीज़ों की कीमतों में भी कमी आए। तो बुखारी साहब आपसे हम पूछना चाहेंगे क्या एक्सपेक्टेड है इस कमी का असर पाकिस्तानी तेल की कीमत पर कितना होगा? एज इन पेट्रोल जो हम गाड़ियों में भरवाएंगे, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट में यूज़ होगा, उसकी कीमत कितनी कम हो सकती है, जिसकी वजह से महंगाई की शरह सर्टनली कम होगी इस टाइम पे? जी, साल पहले एक फार्मूला अडॉप्ट हुआ था कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जितनी भी तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव होगा वो पब्लिक को पास ऑन किया जाएगा। आज तक उस फार्मूले में मुख्तलिफ हुकूमतें, ये सिर्फ ये हुकूमत नहीं बल्कि मुख्तलिफ हुकूमतें बदकिस्मती से खासी बेईमानी करती आई हैं। उसकी वजह ये है कि जब कीमतें बढ़ीं तो लोगों पे बोझ डला, जब कीमतें कम हुईं तो वो पूरी पास ऑन नहीं हुई, क्योंकि मुल्क में हुकूमतों ने ये एक ज़रिया बना लिया है रेवेन्यू कलेक्ट करने का, क्योंकि टैक्स तो इकट्ठे होते नहीं, तो इस तरह लोगों से कुछ पैसे इकट्ठे करने का मौका मिल जाता है। तो मुझे नहीं पता कि इसमें कीमत में कमी होगी, और अगर ईमानदारी से फैसला होगा तो फिर कितनी कमी होगी। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि अगर अमेरिका और यूरोप जैसे ख़ित्तों में कसाद बाज़ारी का सिलसिला बढ़े और उनकी मईशत मुतासिर हो, तो फिर पाकिस्तान के लिए अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना भी बहुत बड़ा एक मसला हो जाएगा, और पाकिस्तान की मईशत फिर ज़रूर मुतासिर होगी। और जो आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब ने कहा कि जी रेमिटेंसेस कम होंगी, वो भी है
क्योंकि पाकिस्तानी जो मशरिक़ वस्ता में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में मंफी असरात हैं जो मुरतब हो रहे हैं। ज़ाहिर है इक़्तिसाद बाज़ारी के जो दुनिया में इस वक्त फैली हुई है, छाई हुई है, उसका असर पाकिस्तानी इकॉनमी पर भी पड़ेगा। ये टेम्परेरी रिलीफ अगर पेट्रोल की कीमतें कम होकर मिल भी जाए। बुखारी साहब ने कहा कि ईमानदारी से अगर फैसले हो तो शायद आप कोई देख भी सकते हैं, बट देन देयर आर टू मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन एनी डिसीजन मेकिंग। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, फरहान बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हम ले रहे हैं इस वक्त छोटा सा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और ज़रा पढ़ाई लिखाई की बातें कर लें हम थोड़ी सी। आपको पता है वैसे जो बच्चे हैं ना, जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं, उनका तो दिल उठ चुका है तकरीबन पढ़ने से, जो बड़ी अलार्मिंग बात है। मैंने भी जो क्यों किया वो उनके दिल की आवाज़ है, उनके दिल की आवाज़ है, क्योंकि अभी ये चंद महीने सिलसिला ऐसे ही चलना है, इसलिए आप लोगों को ज़रा एडजस्ट हो जाना चाहिए। अच्छा जी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जानिब से इस साल इम्तहानात ना लेने के ऐलान के बाद प्राइवेट उम्मीदवार बेयकीनी की कैफियत में है। पूरा तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा है। प्राइवेट तलबा से कहा गया है कि वो इम्तहानात की मनसूखी के बाद ग्रेडिंग की बुनियाद पर ए या ओ लेवल पास करने के बजाय आइंदा इम्तहानात में शरीक हों। मुझे लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल और अनफेयर सी बात है। अभी बच्चे को पता थोड़ी था कि साल के एंड में क्या होने वाला है। ये वो बच्चे हैं जो प्राइवेटली देना चाहते थे पेपर्स। ताहम ब्रिटिश काउंसिल ने इस ऐलान के बाद अमली तौर पर खुद को प्राइवेट स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन से लाताल्लुक़ कर लिया है, और जिसके सबब ओ और ए लेवल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अपना कीमती साल ज़ाया होता नज़र आ रहा है। दिस इज़ द रीज़न। और स्टूडेंट्स का कहना है कि 7 अप्रैल को कैम्ब्रिज की जानिब से ग्रेडिंग का तरीक़ाकार बताए जाने के बाद ये बात सामने आई कि ब्रिटिश काउंसिल 13 अप्रैल को प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन जारी करेगी। ताहम ब्रिटिश काउंसिल के नुमाइंदे फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही किसी ईमेल का जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने तो बिल्कुल ही इस वक्त जिसको कहते हैं ना दुकान बंद की हुई है, बता भी नहीं रहे कि क्या हो रहा है। कैम्ब्रिज सिस्टम है, इसके अलावा भी अल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं जिनके बाहर पेपर्स होते हैं, वो भी बच्चे बड़े बेयकीनी का शिकार हैं। हमारे पास अवार्ड विनिंग टीचर अहमद साया हैं, माहिर तालीम हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद साहब, बताइएगा कि अगर साल भर की कारकर्दगी वाला फार्मूला है तो उसमें प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए तो ज़ाहिर है मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वो तो किसी स्कूल वगैरह नहीं जाते, तो एक साल उनका ज़ाया भी हो सकता है। क्या करना चाहिए उनके लिए, क्या वे आउट है? 1-2 दिन में इंशाल्लाह 24 से पहले, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन अगर 24 दी है तो उससे पहले डेफिनेटली कोई ना कोई पॉलिसी आ जाएगी। टिल देन माय एडवाइस इज वेट। हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो आप विड्रॉ करें, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो कि आप जो है वो अभी एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग पे चले जाएं। बट अंटिल अ क्लियर कट पॉलिसी इज अनाउंस्ड इट इज टू अर्ली टू टेक अ डिसीजन। तो मेरी एडवाइस यही है कि प्लीज़ थोड़ा सा वेट करके फिर फैसला करें। प्राइवेट कैंडिडेट्स को इस बात के लिए मोहतात होना ज़रूरी है कि जब तक पॉलिसी आएगी नहीं, आपको ना ये पता है कि विड्रॉ कैसे करना है, ना आपको ये पता है कि एविडेंसेस सबमिट कैसे करने हैं। तो यू हैव टू वेट फॉर द पॉलिसी एनीवेज। सो डू नॉट पैनिक, देयर इज नो नीड टू पैनिक। इंस्टेड द बेस्ट टाइम इज आप लोग अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, अपनी प्रैक्टिसेस करते रहें, अपने एविडेंसेस को अक्यूमुलेट करते रहें, ताकि इफ आप एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग पे जाते हैं यू हैव लॉट्स ऑफ एविडेंस टू प्रूव योर होल ईयर्स परफॉर्मेंस। एंड अगर आप विड्रॉ भी करते हैं तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट सेशन के लिए डेफर करने को या विड्रॉ करने के लिए ऑप्शंस हैं, तो आपने सोच समझ के फैसला किया हो। अच्छी एडवाइस आपने दी है मसाया साहब, और ऑब्वियसली बच्चों को थोड़ा सा हौसला करना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाए उसके बाद आप डिसीजन लें। आप हमारे साथ हैं मसाया, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि बतौर उस्ताद कोरोना लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई का तजुर्बा कैसा जा रहा है ज़रा, क्योंकि इट्स न्यू फॉर पाकिस्तान, तो किस तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? देखें, ऑनलाइन पढ़ाना मेरे लिए ऑब्वियसली फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इस तरह कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली। मेजॉरिटी टीचर्स के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा टेक सैवी नहीं हैं, हम लर्न विद पैसेज ऑफ टाइम, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए हैं, हमने टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ नई अडॉप्ट करी हैं, जूम यूज़ किया है, गूगल क्लासरूम्स यूज़ किए हैं, वेबिनार्स यूज़ किए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर स्टूडेंट्स को दिए हैं। उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बाद उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन भी रिकॉर्डेड, यानी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, हमने उनके सॉल्यूशंस को रिकॉर्ड करके भेजा है। हमने लाइव क्लासेस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर ली हैं। तो हमने कोशिश करी है कि हम लोग स्टूडेंट्स को छोड़ें नहीं, उनका साथ ना छोड़ें, बिकॉज इसका कोई ऐसा इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू स्टे सेफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाए रखें
एंड सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। इट टेक्स समथिंग लाइक दिस टू लीप इनटू द न्यू वर्ल्ड। और हमारी पढ़ाई के तरीकेकार थोड़े से थे पुराने, तो चले इसी वजह से हो तो गया। अहमद साया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी नया है तो टीचर्स के लिए भी नया है। हमारे पास और भी बहुत सी बातें हैं। सी यू ऑन द नेक्स्ट आवर। Welcome back. Good morning once again. Everyone, welcome. How are you doing? Hopefully आप लोगों की रमजान की तैयारियां, आपको पता है ना, this is just a couple of days left now. हाँ, तो क्या तैयारी की अब तक आपने? समोसे वगैरह बना लिए फ्रीज करने के लिए? What do you mean by बना लिए? क्या आपने बना लिए? जो मुझसे पूछ रहे हैं बना लिए? खबरदार मुझसे इस किस्म की बातें की नहीं। उस लेवल की तैयारी मैंने नहीं की, लेकिन यस थोड़ी बहुत। अभी आपको पता है ना, बहुत ज्यादा होम डिलीवरी की ऑप्शंस नहीं होंगी। अब्दुल्ला, क्या आज हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि हमारा रमजान स्केड्यूल क्या होगा? हाँ, मेरा ख्याल है कि हाई टाइम हम आपको बताना शुरू करते हैं। हर रोज बताएंगे ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। क्योंकि लॉट ऑफ यू गाइस आर राइटिंग टू अस, और पिछले हम 3 सालों से सहरी के वक्त अपना रमजान का जो शो है यही शो होता है, लेकिन हम उस टाइम पे ले जाते हैं। तो अब वो टाइम हमारा बदल गया, और अब क्या टाइम होगा? और हमने मारा है ट्विस्ट, और बिल्कुल ऑन द कॉन्ट्ररी हम और आप तकरीबन रोजा साथ खोलेंगे। तो हम इफ्तारी के वक्त यानी कि शाम 4 बजे से 6 बजे तक रोजाना फ्रॉम फर्स्ट रमजान इंशाल्लाह टिल चांद रात आपके साथ होंगे। या एवरी सिंगल डे। तो लिहाजा ये हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि रातों को हमारा इंतजार ना करना। सहरी के वक्त हम वैसे भी ऑलमोस्ट लॉकडाउन की सूरत हाल है, जल्दी दुकानें भी बंद हो रही हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी निपट रहा है और घर जा रहे हैं सब लोग। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग इंशाल्लाह हमारे साथ बिल्कुल होंगे। तो हमारा साथ तो इंशाल्लाह रहेगा। अच्छा जी, सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान हैज बिगन। लेट अस गिव यू द टॉप स्टोरीज। जनूबी पंजाब के अस्पतालों पर तवज्जो नहीं दी जा रही, शिकायत पड़ने लगी। पंजाब हुकूमत डॉक्टरों की नहीं तो आला हुकूमती शख्सियात की ही सुन ले। कोरोना वायरस मजीद ना फैले, उलमाए कराम हुकूमत से मुकम्मल ताउन पर तैयार। रमजानुल मुबारक में हुकूमती हिदायत के मुताबिक अमल कराने की यकीन दहानी खुश आइंद है। तो थोड़ा सा दोबारा से शेयर करेंगे बिकॉज और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। कल भी हमने इस पर बात की थी, आज भी करेंगे। जनूबी पंजाब के अस्पतालों पर पंजाब हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। ये शिकायत सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बल्कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद भी कर रहे हैं। कल हमने मुल्तान के नश्तर अस्पताल में डॉक्टरों की हालत ज़ार पर बात की। हमारे ही शो में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि मसला सिर्फ एक अस्पताल तक महदूद नहीं, दीगर डॉक्टर्स भी महकमा सेहत पंजाब से सपोर्ट ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर से पता चला कि उन्हें हेल्थ पंजाब से कोई खास सपोर्ट नहीं मिली। तो मैंने दरख्वास्त की थी मिनिस्टर साहिबा से और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से कि बराए मेहरबानी उनको तवज्जो देनी चाहिए। गालिबन मिनिस्टर साहिबा तशरीफ ले जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि सेक्रेटरी साहब भी साथ चले जाएंगे, मेहरबानी फरमाएंगे। तो उससे मैं समझता हूँ कि उनकी तसल्ली हो जाएगी। मेरी ख्वाहिश है कि वो सॉर्ट आउट हो जाए और मेरी ख्वाहिश है कि हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मरकजी हब मुल्तान है, उस पर भी थोड़ी सी तवज्जो दे दे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि शाह महमूद कुरैशी की शिकायत का जायज़ा लेने वो खुद मुल्तान जा रही हैं। शाह महमूद को सूरत हाल से आगाह करूंगी। डॉक्टर यास्मीन ने कहा वज़ीर आला और सेक्रेटरी सेहत 2 बार मुल्तान का दौरा कर चुके हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं ग्रैंड हेल्थ अलायंस का भूख हड़ताली कैंप जारी है। डॉक्टर सलमान हसीब का कहना है कि पंजाब हुकूमत के तमाम सरकारी अस्पतालों में हिफाजती सामान पहुंचाने के दावे झूठे हैं। पंजाब भर में हेल्थ प्रोफेशनल्स की कोरोना से जो शिकार हो रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। मुल्तान में 20 से 25 मरीज तशरीफ़ लाए और 50 लोग डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स वहाँ पे कोरोना का शिकार हो गए। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हमें सूट्स चाहिए, हमें सल्यूट्स नहीं चाहिए। पंजाब भर में जो कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है उसका मुहासबा किया जाए, उसकी रीज़न्स तलाश की जाएं और इसके पीछे इंक्वायरी कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फिलकुल बनाएं। तदमे मर्ग यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन हमें अगर सूट्स ना दिए गए हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे। ये बात अलबत्ता खुशाइंद है कि आला हुकूमती शख्सियात अपनी ही हुकूमत की कमज़ोरियों की निशानदही कर रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कमज़ोरियाँ
दूर होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है एक दूसरे की कोताहियों की निशानदेही होगी तो ही उन्हें ठीक किया जा सकता है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा। जनूबी पंजाब और ख़ास तौर पर मुल्तान के डॉक्टर्स में जिस तरह कोरोना फैला, बड़ी तशवीशनाक बात है। डॉक्टर्स के साथ साथ शाह महमूद साहब ने भी शिकवा कर दिया कि पंजाब हुकूमत ने उस इलाके पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर भी वहीं बनाया गया था। क्यों पंजाब हुकूमत ने ऐसा किया? बस गलती हो गई, कोताही हो गई, या बस कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि ये गलत हो रहा है? जहाँ तक बात है निश्तर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी डॉक्टर्स थे उनका रिजल्ट नेगेटिव आ चुका है। और बाकी जहाँ तक रह गई पैरामेडिकल स्टाफ को जितने भी पीपी किट्स एंड इक्विपमेंट की बात, तो उसमें अब पंजाब हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है जिसमें हॉस्पिटल की इंतज़ामिया यानी कि MS, DC और एक हमारे मिनिस्टर होंगे, जो कि जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं तमाम को हमने एक एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया है, और वहाँ के जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के पब्लिक के नुमाइंदे भी, वो सारे मिलके NDMA को अपनी रिक्वायरमेंट देंगे और इंशाल्लाह ताला विद इन टाइम, बिफोर टाइम उनकी रिक्वायरमेंट को पंजाब हुकूमत भी एंड NDMA डायरेक्टली भी उनको डील करेगा। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी इलाके को इग्नोर नहीं किया गया। हमने अपनी टेस्ट फैसिलिटी बढ़ा दी हुई है। पंजाब ने तकरीबन अगर पाकिस्तान में जितने भी टेस्ट हुए हैं उसमें से 50% से भी ज़्यादा टेस्ट पंजाब हुकूमत ने किए हैं। मैं टेस्ट किट्स की अगर हम बात करें तो 55,000 से ज़्यादा हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन कोई जगह तो इग्नोर हुई होगी, वरना शाह महमूद कुरैशी साहब खुद क्यों इस बात में आते और उनको खुद क्यों कहना पड़ता? तो अब ऑब्वियसली यास्मीन राशिद भी जनूबी पंजाब की बात कर रही हैं, भी रही है, उनका ये कहना है। वज़ीर आला को भी ख्याल आ ही गया। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रेशर किसका था जिसकी वजह से अब ये हो रहा है? डॉक्टर्स के शिकवे जो थे उनका प्रेशर था, या शाह महमूद कुरैशी साहब का मुतालबा था? व्हाट वर्कड? नहीं, ऐसा नहीं है कि शाह साहब, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो सियासी जमात है जहाँ पे एक दूसरे की जो कमियां कोताहियां हैं उनको पॉइंट आउट किया जा सकता है, बड़ी आज़ादी के साथ किया जा सकता है। शाह साहब तो हमारे बड़े लीडर हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्कर और मेरे जैसी एक सादा MPA भी अगर कोई इनपुट देती है तो उनको इस्लाह के तौर पर लिया जाता है। और अगर हमारे तो हम तो वो जमात हैं जो, जैसे आप ये देखें कि जब कोर्ट्स ने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बरहमी का इजहार किया। तो हम इस्लाह जो तनकीद के लिए जो तनकीद इस्लाह के लिए होती है हम उसको उसी तरह से ही लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। देखें जनूबी पंजाब हो या पंजाब का कोई भी इलाका हो, अपर पंजाब हो, तमाम पंजाबी जितने भी हैं, अगर हम पंजाब सूबे की बात करते हैं हम तो इक्वल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। कहीं हम इस तरह के शाइबे को भी जन्म नहीं लेने देना चाहते कि किसी भी ख़ास तबके को ये फील हो कि वो सुपीरियर हैं या कोई फील करे कि उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में इस पेंडेमिक की सिचुएशन में जाना पड़े। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आप बता रही थी। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कीप यू ऑल अपडेटेड, जो हमारे व्यूअर्स हैं कि एक्चुअली उधर क्या हो रहा है। ट्रिब्यूट टाइम which is a part of our top stories as well. आज हम याद कर रहे हैं किसको? मारूफ गुलकारा इकबाल बानो को, ये दुनिया से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए। अच्छा, आपको याद है एक ज़माने में जब हम PTV पे ये गानों के प्रोग्राम देखा करते थे ना, तो एक टर्म यूज होता था मुगन्निया। क्यों सुबह से आपको इस किस्म की बातें याद आ रही हैं? You're doing it on purpose. लेकिन चलें, उसी दौर की बात हो रही है तो हम कुछ मुगन्निया दौर की। अच्छा, इनके तो हमें चुन चुन के हम सोच रहे हैं ना कि क्या कितना टाइम है, क्या सुनाएं क्या नहीं, और ये जो अगला हम आपको सुनाने लगे इसके बगैर तो ट्रिब्यूट पूरा होता नहीं है। फिर नगमा, आज तक बहुत सी तहरीकों की आवाज़ है, आपको पता है ना। फिर अभी जो नॉट जस्ट हियर इन पाकिस्तान, एक्चुअली द बॉर्डर भी है और दुनिया भर में समझी जाती है, जहाँ जहाँ भी उर्दू पढ़ी समझी जाती है वहाँ पर हम देखेंगे को एज अ हथियार, एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है, एंथम इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, मूविंग ऑन एंड वी हैव आवर गेस्ट आल्सो वेटिंग फॉर अस। आपको बताएं कि रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून मुस्ताफ़ी हो गए। शकूर शाद ने शिकायतों का ढेर लगा दिया। तहरीक इंसाफ को कराची में अहम नशिस्तें दिलवाने वाले जो हैं वो रूठ रहे हैं, एब्सोल्युटली रूठ रहे हैं। पार्टी क़यादत को देखना पड़ेगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। PTI के लोग अब तक नजीब हारून को मनाने में नाकाम रहे और कराची ही से तहरीक इंसाफ के एक और रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद से जब हमने नजीब हारून की नाराज़गी की वजूहात पूछी
तो उन्होंने कुछ नए मसले छेड़ दिए और ये सुन लें ज़रा बात क्या हुई थी। 7 महीने से हमने मिलकर कराची के मसाइल पर आवाम के लिए जो सहूलतें थी उनके लिए आवाज़ उठाई थी। नजीब साहब के साथ ये हुआ कि उनको बिल्कुल बैंक बेंचर बना दिया गया। जैसे हम तो खैर नए हैं तो हमें उन्होंने अगर पिछली सीटों पर कौमी असम्बली में बिठा दिया, हमें उसकी शिकायत नहीं है, लेकिन नजीब साहब सीनियर थे, उनको एक मुकाम मिलना चाहिए था जो मिला नहीं शायद, वो इस वजह से दिल बर्दाश्त है। पार्टियाँ एक फैमिली की तरह होती हैं, पार्टियों में एक दूसरे के दुख दर्द को समझा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से अभी PTI उस मरले में दाखिल नहीं हुई है। यहाँ पर मुख्तलिफ ख्याल लोग जमा हैं, आस्ते आस्ते इंशाल्लाह एक वक्त आएगा। इस वक्त तो असम्बली में ऐसे वज़ीर भी हैं जो अपने MNA से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते, जो सलाम दुआ करना भी गवारा नहीं करते। तो ये रवैया चेंज करना पड़ेगा, खान साहब को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। यही नहीं, कराची से PTI के और भी अरकान असम्बली नाराज़ हैं, जिसका एक मुजाहरा कौमी असम्बली में भी हो चुका है। जब जनवरी में MNA अकरम चीमा ने कहा कि अली जैदी तो उनकी सुनते नहीं, अपना मोबाइल नंबर तक तब्दील कर लिया है। उस पर अली जैदी ने कहा कि वो पुराना नंबर ही इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पर लोग टिकट लेने के लिए कॉल किया करते थे। मेरा नंबर स्पीकर साहब वजीर बनने के बाद बदला नहीं है, वही है, इनके सारों के पास है। इलेक्शन से पहले ये अक्सर आते थे टिकट के लिए, वही नंबर है मेरे पास, बदला नहीं है। आप अपनी सीटों पे बैठ जाए प्लीज, तशरीफ रखे प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी टिकट के सपोर्ट के लिए आते थे, नाराज क्यों हो रहे हैं? आप तशरीफ रखे प्लीज, तशरीफ रखे। थोड़ा सा रिमाइंडर भी आपको दे दें कि कराची तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा नशिस्तें देने वाला शहर है और अगर यहाँ के अरकान असम्बली पार्टी से यूं ही नाराज़ होते रहे तो तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफ़ी सियासी नुकसान हो सकता है। और इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया इस वक्त कराची से मुंतखब होने वाले तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अताउल्लाह ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। अताउल्लाह साहब, नजीब हारून मुस्ताफ़ी हो गए, शकूर शाद ने कल वही शिकायत दोहराई जो नजीब साहब को थी, तो और पार्टी क़यादत से ऐसी ही शिकायत आपकी भी रही हैं, तो क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात कायम हैं या दूर हो गए? किस तरह सेटल हुआ मामला? असल में नजीब भाई जो मुस्ताफ़ी हुए हैं तो वो एक बड़े हमारे पार्टी के बानी रुकन थे और उसके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल जायज़ थे और वो पार्टी के लिए उसकी बड़ी कुर्बानियां हैं। हमारी जो बात थी, हमारी बात सिर्फ कराची की हद तक थी कि कराची में तरक्याती काम होने चाहिए और जिस तरह पूरे पाकिस्तान में तरक्याती काम हो रहे हैं इस तरह कराची में भी हो। तो बाकी पार्टी के हवाले से हमें कोई इशू नहीं था और अगर होते भी हैं तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात हो जाती है और वो तहफ़्फ़ुज़ात जो थोड़े बहुत होते भी हैं, जैसा कि हर घर में भी होते हैं। अगर एक घर में कोई मसला हो तो सारे वो मिलजुल कर हल करते हैं, तो उसी तरह हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर हो गए हैं, हमारा कोई इशू है। अच्छा साहब, आप लोगों को जो भी शिकायत पैदा हुई वो अक्सर मीडिया पर आती नहीं हैं, तो आप लोगों ने ये बातें ऊपर भी पहुंचाने की कोशिश की होगी और करते रहे हैं। तो क्या वज़ीर आज़म ने बराह रास्त कभी किसी की बात सुनी है या उनके गिर्द वही लोग जमा हैं जिनसे आपको शिकायत रहती हैं और फिर वही लोग आगे से आपसे भी कॉरेस्पॉन्ड करते हैं? असल में जो बुनियादी बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों ने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है। 24 साल से लोग हैं और कुछ अगर नए भी आए हैं तो वो सालों से मेहनत कर रहे हैं। अभी जो इस वक्त इक़्तिदार के पीछे चंद लोग जो होते हैं, जो हर इक़्तिदार में हर जो कोई हुकूमत में आता है उनके साथ होते हैं, तो ज़ाहिर है वो आज हमारे पास भी ऐसे लोग हैं। तो हमारी शिकायत ज़्यादातर उनसे भी होती है कि ये तो वो लोग हैं जो हर दौर में हुकूमत के साथ होते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जब हम जाते हैं बिल्कुल उन्होंने बराह रास्त हमारी बात भी सुनी है और हमारी जो बातें थी उसको अप्रिशिएट भी किया है कि बिल्कुल आप वर्कर हैं। और मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो लोग हैं जिनके खिलाफ हम शिकायत करते हैं वो ऐसे लोग हैं कि वो PTI के मुखलिस लोग नहीं है, वो इक़्तिदार के भूखे लोग हैं। वो आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ थे और अगर खुदा न खास्ता PTI पे कोई बुरा वक्त आएगा तो वो लोग दोबारा नजर नहीं आएंगे। और मैं तो ईमान है कि मेरा जीना मरना PTI के साथ है और खान साहब के साथ है। अल्लाह न करे PTI पे कोई बुरा वक्त आए तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह मैदान में खड़े रहेंगे, चाहे जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हो, चाहे जितने भी हमें मसाइल हो। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह साहब हमसे बात करने का। एंड डेफिनेटली पीपल आर पुटिंग अ ब्रेव फेस, लेकिन हैं इश्यूज आपस में एक दूसरे से एंड दे नीड टू बी सेटल्ड। और भी कुछ कराची के MNAs हैं ना जो आमिल लियाकत वगैरह भी हैं, हाँ वो भी नाराज़ हैं, शिकायत वगैरह करते रहते हैं सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोज़ में। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
अच्छा जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। पाकिस्तान का तिब्बी निज़ाम यूँ तो वैसे ही दबाव में रहता है, लेकिन कोरोना के बाद अस्पतालों पर बहुत बोझ पड़ गया है। कैंसर के इलाज के लिए मखसूस शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ कैंसर के मरीजों के साथ साथ कोरोना के मरीजों को भी देखा जा रहा है, विच इज़ कमेंडेबल, और बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल्स चाहिए क्योंकि कैंसर पेशेंट्स वैसे ही बड़े इम्यूनिटी लेवल उनमें बहुत कम होता है। अच्छी बात यह है कि अब तक ये काम बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा है और ये कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएंगे कि इतना ये बिजी अस्पताल है, पूरे पाकिस्तान से कैंसर पेशेंट्स यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं। अब ऑब्वियसली कोरोना वायरस की वजह से सारी अटेंशन जो है वो उस तरफ भी जा रही है, तो आपने किस तरह मैनेज किया कि क्या कोई एरिया ऑफ द हॉस्पिटल मुख्तस कर दिया कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए, कोई आइसोलेशन वार्ड्स बना दी, डिवीजन किस तरह की? जी शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। जी जैसे आपने कहा, कैंसर मरीजों की क़ुव्वत मदाफ़त बहुत कम होती है और उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि उनको अगर कोरोना वायरस हो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। सो सबसे पहले तो हमने स्टेप्स लिए ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कैंसर पेशेंट्स को। जितनों की ट्रीटमेंट हो रही थी हमने कोशिश की कि उनके ऑपरेशन सर्जरी वगैरह जल्दी हो जाए ताकि वो सिस्टम से फारिग हो जाएं एक दफ़ा। कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट हमने जारी रखी क्योंकि वो आउट पेशेंट बेसिस पे होती है, वो मरीज़ थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। उसको हमने स्पेस आउट किया ताकि बहुत सारे मरीज़ एक टाइम पर ना आए हॉस्पिटल में। कुछ देर के लिए हमने न्यू पेशेंट्स की इनटेक रोकी थी ताकि हम हॉस्पिटल को प्रिपेयर कर सकें ताकि उनको रिस्क कम हो। इसमें जो हमने प्रिंसिपल स्टेप्स किए वो ये था कि हमने अपना ICU बढ़ाया जो इंतहाई निगहदाश्त यूनिट है, उसमें 11 बेड्स से हमने 35 वेंटिलेटेड बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा ली ताकि अगर खुदा न खास्ता हमारे कैंसर पेशेंट्स आएँ कोविड इन्फेक्शन के साथ, उनको वेंटिलेशन की ज़रूरत हो तो हम उनको अकोमोडेट कर सकें। साथ साथ हमने एक पूरा जो वार्ड था हमारा 50 बेड का, उसको कोविड आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किया और वो अवेलेबल है अभी मरीजों के लिए। क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मरीज़ एक साथ नहीं आ रहे थे तो हमने साथ में ये भी सोचा कि ये फैसिलिटीज़ हम दूसरों के लिए भी खोल दें। और इस वक्त ये वेंटिलेटेड जो बेड्स हैं ICU में और कोविड वार्ड में जो बेड्स हैं, ये सिर्फ शौकत खानम के लिए नहीं बल्कि कोई भी मरीज़ अगर आता है तो हम उनको अकोमोडेट करते हैं इसमें। अगर वो पे कर सकते हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन ज़्यादातर नहीं पे कर सकते तो उनकी ट्रीटमेंट फ्री की जा रही है कोविड के लिए भी। So anybody who is suffering from coronavirus COVID-19 वो आपके अस्पताल में आके अपना सिर्फ कोविड का इलाज करा सकता है? टेस्ट भी करवा सकते हैं और इलाज भी करवा सकते हैं अगर ज़रूरत हो वेंटिलेशन की या इस तरह के इलाज की। बिल्कुल, हमारा जो कैंप कोविड हमने ट्रियाज और असेसमेंट सेंटर इस्टेब्लिश किया ग्राउंड्स में, उसमें हमारे सिर्फ अपने मरीज़ नहीं बल्कि कोई भी मरीज़ आता है और रोज़ाना 120 से 150 लोग आते हैं उसमें। उनमें से जिनको टेस्ट कराने की ज़रूरत हो वो हम फ्री करते हैं और अभी तक हम 650 के करीब वहाँ पे फ्री बिल्कुल से टेस्ट कर चुके हैं। तकरीबन 45 लाख रुपए हमें इससे पहले पता लगी थी कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है ट्रायल बेसिस पे, एक वेंटिलेटर को 4 अफराद को पे इस्तेमाल करने के लिए। लाहौर में ये स्टूडेंट्स ने एक डिवाइस बनाई थी, उसे क्या कह लें, वो शौकत खानम में ही ट्रायल चल रहा था। तो आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं कुछ, इफ़ यू हैव एनी नॉलेज ऑफ दैट, कि वो कामयाब है, वो इज इट वर्किंग? जी वो एक डिवाइस टेस्ट की थी किसी ने हमारे यहाँ आके। हमारे यहाँ एक्चुअली वो ट्रायल नहीं था, किसी ने कहीं और वो डिवाइस की थी या बनाई थी। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई वेंटिलेटर हो जो इस्तेमाल नहीं हो रहा उस पर वो चेक कर सकें। तो उन्होंने वो चेक ज़रूर किया था और वो डिवाइस अवेलेबल है मेरे ख्याल से। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपने वेंटिलेटर की सेटिंग्स फिर बदल नहीं सकते मरीजों के दरमियान। तो अगर 4 मरीज हों जिनका वजन तकरीबन 1 हो, जिनकी ट्रीटमेंट मोर और लेस 1 हो, वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट्स 1 हो, तो फिर वो इस्तेमाल हो सकता है 4 मरीजों पे, वरना एवरीडे प्रैक्टिस में मेरे ख्याल से वो इतना आसान नहीं है इस्तेमाल करना। राइट डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे क्योंकि अब डॉक्टर्स बड़े वल्नरेबल हैं इस वक्त, क्योंकि जस्ट बिफोर टॉकिंग टू यू हम साउथ पंजाब की भी बात कर रहे थे। मुल्तान में भी कुछ डॉक्टर्स जो हैं, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो कोविड-19 से वाइल ट्रीटिंग अदर पेशेंट्स वो खुद भी मुतासर हुए। तो क्या सेम स्टाफ यूज़ होता है फॉर द कैंसर साइड ऑफ द हॉस्पिटल एंड द सेम डॉक्टर्स एंड नर्सेज फॉर कोविड साइड, या फिर उसमें भी सेपरेशन की है आप लोगों ने? क्योंकि हमने जियोग्राफिक एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए, ICU अलग बनाया हुआ है कोविड पेशेंट्स के लिए और वार्ड भी कोविड वाला आइसोलेशन का अलग है, उनमें स्टाफ मखसूस हैं। लेकिन इन एनी केस हम सारे स्टाफ की रोज़ाना स्क्रीनिंग करते हैं। हर शिफ्ट पे
सारा स्टाफ एंटर करने से पहले स्क्रीन किया जाता है कि उनको कोई सिम्टम्स तो नहीं है जो सजेस्टिव हों कोविड के। अगर किसी को भी खांसी या बुखार या नज़ला वाले सिम्टम्स हों या जिस्म में दर्द हो रहा हो तो वो कैंप कोविड में पहले जाते हैं, उनकी स्क्रीनिंग होती है। अगर लगे कि उनको खुदा न खास्ता हो सकता है, उनका टेस्ट करके उनको घर भेज दिया जाता है जब तक टेस्ट वापस नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली ब्रीफली हम आपसे जानना चाहेंगे, अब रमज़ान भी ज़ाहिर है ऑलमोस्ट देयर, एंड लोग रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़कात और खैरात वगैरह निकालते हैं और शौकत खानम में बहुत बड़ा एक हिस्सा उन मरीज़ों को जाता है जो अपना इलाज नहीं करवा सकते। तो फंड रेजिंग के लिए कुछ अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना? आपको पहले से ज़्यादा फंड्स आ रहे हैं, कम फंड्स आ रहे हैं? आप कोई अपील करना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। बहुत शुक्रिया जी। यस, आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन थी मरीजों पे वो अब लिफ्ट हो चुकी है। हमारे वॉक इन क्लिनिक भी खुल गए हैं दोबारा लाहौर में और पेशावर में। हम नए कैंसर पेशेंट्स ले रहे हैं, जैसे हम हमेशा 75% से ज़्यादा मरीजों का फ्री इलाज करते हैं वो जारी है। इस वक्त हम सिर्फ कैंसर नहीं बल्कि कोरोना के खिलाफ भी जंग लड़ रहे हैं, अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं इस कौमी जो महाज है इस वक्त। और इसके लिए हम अपील करते हैं अपने सपोर्टर्स को, डोनर्स को जो हमेशा से हमें देते आए हैं पैसे। आगे रमज़ान आ रहा है, ज़कात का सीज़न है, तो हमें याद रखें और ये याद रखें ख़ास तौर पे कि हम इस दफ़ा एक महाज पे नहीं बल्कि 2 महाजों पे लड़ रहे हैं, बोथ कैंसर एंड कोरोना वायरस के खिलाफ। तो जितना लोग सपोर्ट हमें कर सकें हम वो चाहते हैं कि वो प्लीज़ करें। और आपका भी हम शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, ये मैसेज पहुँचाने की ऑडियंस तक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम यूसुफ फॉर टॉकिंग टू अस, एंड यू आर वेरी राइट कि ये 2 महाज जो हैं ये खुल गए हैं बिकॉज कैंसर के लिए तो वैसे ही लोग चंदा देना, डोनेशंस देना, एक बड़ी एक सेट आपके माइंड में आ जाती हैं 2-4 ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में, खासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब दे रहे होते हैं तो दे हैव दीज प्लेसेस इन माइंड। लेकिन अब वो डिवीजन में जाना होगा बिकॉज कोविड के लिए भी बात करते हैं ना कि ये वो बीमारियां हैं जो इंतजार नहीं कर सकती। पर्टिकुलरली कैंसर एक ऐसी बीमारी है, कोरोना हो या ना हो उसको फौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो आप जो कैंसर के जो भी अस्पताल ट्रीटमेंट दे रहे हैं मरीजों को, उनको उसी तरह चलते रहना है, उनको उसी तरह अपना काम जारी रखना है क्योंकि कैंसर डज नॉट वेट। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आपको बताएं कि मसाजिद में हुकूमत के साथ तय किया गया तरीक़ेकार कैसे नाफिज करना है, उलमाए कराम पर बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान ज़ेर सदारत कल तमाम मसालिक के उलमा मशाइख का इजलास हुआ और उलमाए कराम ने कोरोना वायरस की वजह से वज़ीर आज़म की लॉकडाउन की हिकमत अमली की भरपूर हिमायत की। वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ उलमाए कराम की नशिस्त कामयाब रही। बहुत कामयाब हमारा नशिस्त रहा, बहुत तफसीली रहा। कराची से भी उलमा ने ज्वाइन किया और इधर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी तमाम मसालिक की नुमाइंदा शख्सियात, लीडिंग रोल वाले, कायदाना जिनकी सलाहियतें हैं वो हज़रात तशरीफ़ फरमाते। सब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। तमाम उलमा ने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि 20 निकाती SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। उलमा की यकीन दहानी तो सर आँखों पर, लेकिन असल सवाल तो SOPs पर अमल करने का है। रमज़ान मुबारक में मसाजिद में रश होता है, ऐसे में कौन फासला रखेगा? ये बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है जो उलमा को ही निभानी होगी। इसी पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने, मारूफ आलिम दीन है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। आपसे हम पूछना ये चाहते हैं कि अब मसाजिद में उन तमाम बातों का ख्याल रखना जो कि उलमा और हुकूमत के दरमियान तय हुई है, इसकी ज़िम्मेदारी ऑब्वियसली पूछना आपसे यही चाहते हैं कि उलमा पर आती है। तो क्या सब मसाजिद के इमाम हजरात को ये पैगाम वाज़े तौर पर पहुँच चुका है कि क्या SOPs हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, और वो अग्रीमेंट पे है कि बिल्कुल इसी तरह ही चलेगा? ये पैगाम तमाम मसाजिद के उलमा, आइम्मा, खुतबा, मुअज्जिन तक पहुँच गया है और पाकिस्तान उलमा कौंसल, दारुल इफ्ता पाकिस्तान, वफाकुल मसाजिद वल मदारिस पाकिस्तान, दिगर तंजीमें, इत्तेहाद तंजीमात मदारिस, सब ने अपना अपना पैगाम जारी कर दिया है। मुसलसल पाकिस्तान उलमा कौंसल ने ज़िला की सतह पर, डिवीज़न की सतह पर कमेटियाँ तश्कील दी हैं कि जो रमज़ान से पहले इस पैगाम को आम करेगा, मैं मीडिया से भी गुजारिश करूँगा वो भी हमारे साथ इसमें ताउन करे। और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से, मसाजिद की इंतज़ामिया से,
खादिम, मुअज्जन, इमाम से, ख़तीब से ये गुजारिश करूँगा कि वो जहाँ निशान लगा रहे हैं, आप देखें माशाअल्लाह मुल्क की अक्सर मसाजिद में जो गैप है, जो डिस्टेंस पैदा करना है, उस पर निशानात लग रहे हैं। और आवाम से भी कहूँगा कि जिस मस्जिद के अंदर जगह ख़त्म हो जाए वह आप अपने घर में नमाज अदा कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अजर देंगे। अब मौलाना साहब, अब इज्तिमाई इबादत की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन अगर कोरोना का फैलाव तेज़ हुआ या पाबंदियों पर अमल दरामद ना हो सका तो क्या एक बार फिर जमात का सिलसिला रोकने का ऑप्शन खुला रखा गया है? उस पर नज़रसानी की गुंजाइश है या नहीं? आई गेस ये तो रखा गया है ऑप्शन। इन हिदायत को कोई नहीं मानता और इस पर अमल नहीं करता तो मैं तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की तरफ से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि फिर हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि जहाँ पर एहतियाती तदाबीर पर अमल ना हो वहाँ वो एक्शन करे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। ये बड़ी वाज़ेह बात है। और एक और बात जो इस एलामिये में भी मौजूद है, पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तजावीज़ में भी मौजूद है, और वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी इलाके में ये वबा ज़्यादा हो जाती है तो तिब्बी हिदायत के मुताबिक उस इलाके का फ़ैसला हुकूमत का करने का इख्तियार है। ये हुकूमत को इख्तियार हासिल है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मस्जिदें खोल के अल्लाह की रिट जो है उसको कायम किया गया। अब मस्जिदें खोलने के लिए और एहतियाती तदाबीर के लिए जो हुकूमत की रिट है उसे कायम रखना भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने वक्त दिया। अब अच्छी बात है कि निशानात लग रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जब बिल्कुल जमात पे पाबंदी थी और जुमे के इज्तिमात भी नहीं हो रहे थे, तब भी बहुत सी मसाजिद में जुमा पढ़ाया जा रहा था और फासला बरकरार रखा जाएगा मसाजिद में बाजमात नमाज के दौरान, विच इज़ ग्रेट। लेकिन ख़ास तौर पर तमाम नमाजियों को जब बाहर निकल रहे होते हैं ना, उस वक्त ख्याल करना होगा, क्योंकि आप एंटर तो मुख्तलिफ टाइम पे होते हैं मस्जिद में। और फिर वुजू की एक जगह है, बाहर निकलने का है, वो भी कहा गया है कि घर से करके आए हुआ। लेकिन जब आपने दुआ कर दी और जमात खत्म हो गई, उसके बाद जब पूरा मजमा इकट्ठा बाहर निकलता है ना, तो फिर आप यूं लिटरली एक दूसरे के साथ टच होके रगड़ खाए बगैर निकल ही नहीं सकते। हम इधर ये जरूर इम्प्लोर करेंगे कि मेच्योर लोग हैं, ऑब्वियसली अगर मस्जिद में जा रहे हैं तो अच्छे बुरे का हर चीज़ का पता है, तो फिर ये ज़रूर याद रखें कि डिस्टेंस रखना है। बेशक नमाज उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो जो गेट्स हैं ना, वहाँ पे कोई एहलकार जरूर होना चाहिए, कतार बनाकर बाहर निकलने की इजाजत तो मसाजिद से, वैसे ये भी अजीब बात नहीं आपको थोड़ी सी लगती कि ये बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आपको, मुझको, कोई नमाज पढ़ने मस्जिद में जा रहा है, हम सारों को अब तक पता चल जाना चाहिए कि एक डिस्टेंस रखें। और मेरा ख्याल है कि ऐसा भी होना चाहिए, ये नहीं होना जब आपने फर्ज नमाज अदा कर ली तो उसके बाद फौरन सब लोग एक टाइम पे घर जाएं, क्योंकि अगर कोई जाएगा नहीं जाएगा और वो सारा मिसमैनेज हो जाएगा, फिर वो सारा मिसमैनेज हो जाएगा। जिस तरह आप कह रहे हैं, इट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड। ब्रेक। और वो गेट्स भी हो सकते हैं ना, डिसइंफेक्शन। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अभी हम किसकी शादी की तस्वीरें देख रहे थे? निम्रा। हाँ, हमारी जो एक बड़ी अच्छी अदाकार हैं, उनकी शादी हो गई है, कंग्रेचुलेशंस जनाब। अब क्या करें कि वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ना शादियां बड़ी महदूद और बड़ी लिमिटेड सी हो गई हैं, लेकिन आई एम स्टिल सरप्राइज कि शादियां हो रही हैं। हाँ, मतलब यू नो दैट्स एनीवे। अब ये तो पता नहीं कब तक चलेगा ना, वरना शादी कब तक रोक के बैठे रहेगा। रुक भी सकती है, होनी हो तो हो जाएगी बाद में। अच्छा जी, परेशानी और मुसीबत के इस माहौल में एक अच्छी खबर सामने आई है। ये शादी वाली नहीं, एक और हम आपको खबर बताने लगे हैं। पाकिस्तानी नौजवान बिलाल बिन साकिब का नाम अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने 30 साल से कम उम्र एशियाई मोतबर नौजवानों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। और बिलाल साकिब को सिंध और बलूचिस्तान में समाजी खदमात और साफ पानी की फराहमी पर इस एजाज़ से नवाजा गया है। बिलाल बिन साकिब लाहौर में पैदा हुए और बरतानिया के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। बिलाल इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में फलाही सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो कोई ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ बैक बिलाल और उनके भाई हमारे शो पे भी आए थे और तब भी उन्होंने इस आइडिया का बताया था कि वो बैरल्स में मतलब ये मुश्किल होता है, पानी को इतनी दूर से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे अगर सिंध के आप अंदरून इलाकों में देखें तो इन्होंने वो बैरल्स बना दिए थे पानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, विच वाज सच अ सिंपल एंड ग्रेट आइडिया। और बड़ा मुस्तफीद हो रहे हैं इससे लोग, थर के अवाम और दीगर सहराई इलाकों में जहाँ पर पानी की किल्लत है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी जांफशानी से काम कर रही है और अब इसके लिए जदीद
टेक्नोलॉजी से भी मदद ली जाएगी। आईजी पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला किया है। पुलिस इसके लिए ड्रोनर्स से भी मदद लेगी और इसके अलावा जियो टैगिंग भी की जाएगी। कोरोना की रोकथाम से मदद लेगी, ड्रोन से मदद ली जाएगी। अच्छा डोनर, सॉरी ठीक, आप कहते हैं इसमें डोनट्स खा रहे हैं हम सारे बैठ के। डोनर्स, मैंने कहा शायद डोनर्स। अच्छा डोनर्स, ड्रोन से मदद ले रहे हैं। डॉक्टर्स और नीम तबी अमले के साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी बहुत अहम किरदार है। आपने सारी खबर जो है ना अजीब सी कर दी हमें, लेकिन फिर भी हम आपको ये बताएंगे और इसी के साथ हम उनसे बात भी कर लेती हैं। आईजी पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। He has been on our show before so many times as well, but at different positions he was. अच्छा, आपसे हम पूछना चाहते हैं जी कि कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस फोर्स आगे आगे नजर आ रही है। वी हैव सीन दैट, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे पुलिस भी है। तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सामने क्या चैलेंजेस हैं जो सबसे प्राइमरी चैलेंजेस आपको नजर आते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी। पुलिस जो है वो इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो इक़दाम हो रहे हैं उसमें फ्रंट लाइन पे काम कर रही है हेल्थ वर्करों के साथ मिलके। सो इसी वजह से उसको ख़तरात भी लाक हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस हम मिलके इस चैलेंज को निपटने के लिए तैयार भी हैं और कोशिशें भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो चैलेंज है हमें पेश वो अपनी सिक्योरिटी की है। इक्विपमेंट्स लिए गए हैं और अपनी हिफाजत के लिए हम इक़दाम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे जितने भी क्वारंटाइन से बने हैं उनकी हिफाजत है। और तीसरी चैलेंज है लोगों को एजुकेशन करना लोगों की कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो ताउन करें। तो खुदा का बड़ा शुक्र है कि अभी तक हम तीनों में किसी हद तक कामयाब हुए हैं। अच्छा अब्बास साहब, भी बताइएगा कि सुबह में पुलिस के निज़ाम की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग इस सिलसिले में? उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का इस्तेमाल और मोबाइल कैमराज जो फिटेड हैं इसमें व्हीकल्स में उसका इस्तेमाल भरपूर नमूने से किया जा रहा है। उसमें हम यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, यहाँ से जो क्वारंटाइन्स हैं उनकी विज़िट कर रहे हैं दफ्तरों में बैठ के। और दफ्तरों में बैठ के जो फ्रंट लाइन पे हमारी सोल्जर्स खड़े हैं प्रोटेक्शन के लिए, उनसे मैंने ख़ुद भी बात की है अभी 2-3 मरतबा और उनके मसाइल सुने हैं। इवन वहाँ की तकरीबन ये जो क्वारंटाइन की विज़िट थी, वीडियो विज़िट, वो कराई गई है और इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। और उसके बाद ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है सर्विलेंस के लिए कि कितनी सोशल कंप्लायंस है गवर्नमेंट के आर्डर्स की और बाकी जो चीज़ें सर्विलेंस की होती हैं। ये जितना मैं टेक्नोलॉजी की बातें बता रहा हूँ वो सारी आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस्तेमाल हो रही हैं, पर्टिकुलरली लंदन में। जब हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई लंदन के चीफ कमिश्नर से, चीफ कांस्टेबल से, तो उसने यही हमें बताया कि हम इवन इसमें टेक्नोलॉजी में उनसे भी एडवांस काम कर रहे थे। बिकॉज उनको तो पहले रिसोर्सेज मिले हुए हैं, पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो तजुर्बा था, जो क्वारंटाइन की जो चैलेंज थी, उसको हमने एक अपॉर्चुनिटी समझ के और ये इस्तेमाल किया टेक्नोलॉजी का, जो बहुत ही थैंक यू, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह अब्बासी साहब। अच्छा जी, टाइम हमारे पास अभी आज इतना ही है। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। अब तो हम रोज ही मिलेंगे। स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे सेफ।